आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है, जिसका पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा, जबकि दूसरा चरण 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने भाषण में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाने के साथ ही भविष्य की तैयारियों की रूपरेखा पेश की। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश का इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। इसके अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2026 यानी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 के दौरान जीडीपी ग्रोथ 6.3% से 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। वहीं रिटेल महंगाई अप्रैल दिसंबर 2024 में 4.9% हो गई है। आइए जानते हैं इकोनॉमिक सर्वे में आपके काम की कौन कौन सी बातें हैं। नमस्ते, मेरा नाम ब्रिज द्विवेदी है। आप देख रहे हैं दैनिक जागरण का बिजनेस शो मेरा पैसा। इकोनॉमिक सर्वे बजट से ठीक एक दिन पहले पेश किया जाता है। इसमें देश की जीडीपी का अनुमान और महंगाई समेत कई जानकारियां होती हैं। इससे पता चलता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की हालत कैसी है, जिसमें देश के सभी महत्वपूर्ण सेक्टर्स जैसे कृषि, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, आईटी और टैक्सेशन जैसे तमाम ज़रूरी मोर्चों के रुझानों के साथ आर्थिक विकास के बढ़ावा देने और चुनौतियों से निपटने के लिए नीतिगत सुझाव भी होते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स इसे तैयार करता है। फरवरी यानी शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा पूर्ण बजट और अपना लगातार 8वां बजट पेश करेंगी। आइए जानते हैं इकोनॉमिक सर्वे 2025 की बड़ी बातें। पहली, 2025-2026 में इकोनॉमी 6.3% से 6.8% की रफ्तार से बढ़ने का अनुमान है। सर्वे में कहा गया है कि 2047 तक भारत को विकसित बनाने में अगले 1 से 2 दशक तक 8% के दर से आर्थिक विकास होगा। देखिए, इस बार जो आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है उसमें ओवरऑल इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए तो जो मौजूदा वित्त वर्ष है उसमें ग्रोथ रेट तो 6.4% की ही बात कही गई है। जो 7 जनवरी को फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट आया था उसमें भी यही था, तो वही आंकड़ा इन्होंने भी सर्वे में दिया गया है। 2025-26 के लिए जो अनुमान है वो 6.3 से 6.8% का है। तो इससे अब देखिए कि मौजूदा साल जो है इसमें 6.4 और अगले साल का अनुमान है 6.3 से 6.8 तक, यानी कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं अगले वित्त वर्ष में भी बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ेंगी, ये स्पष्ट है। तो इसके जो कुछ कारण बताए गए हैं, एक तो डोमेस्टिक डिमांड तो है ही, इसके अलावा जो वैश्विक कारण हैं उसको भी इसमें गिना गया है। तो और उसको इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए कई उसमें उपाय भी बताए गए हैं कि एक जो मेजर उपाय सर्वे में दिया गया है डीरेगुलेशन का, कि किस तरीके से अगर हम पॉलिसी में डीरेगुलेशन को बढ़ाएं, उसको आगे लेकर जाएं, तो उससे हमें डिमांड बढ़ाने में, ग्रोथ में मदद मिल सकती है। दूसरा, 2023-2024 में रिटेल महंगाई 5.4% थी, जो अप्रैल दिसंबर 2024 में 4.9 हो गई, यानी कम हुई। चौथी तिमाही में महंगाई में कमी की उम्मीद है। खराब मौसम, कम उपज के चलते सप्लाई चेन में बाधा आने से खाने पीने की चीज़ें महंगी हुई। इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग को भी काफ़ी प्राथमिकता दी गई है और इसमें बताया गया है कि किस तरह से आने वाले समय में जो जलवायु में परिवर्तन हो रहा है ये अर्थव्यवस्थाओं को भी प्रभावित करेगा। जैसा कि इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे जो है पूरी दुनिया की जो जीडीपी है वो 12% के करीब कम हो जाएगी। वहीं एक इकोनॉमिक सर्वे के अलावा एक अन्य दूसरी रिपोर्ट है, उस पर भारत को लेके बात है कि अगर 1 डिग्री अगर तापमान बढ़ता है तो भारत की जीडीपी जो है वो 3% तक घट सकती है, 3% तक सिकुड़ सकती है। तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट रहने वाला है इकोनॉमीज़ में, अर्थव्यवस्था के ग्रोथ में और इंडस्ट्री में। दूसरा, भारत जो ज़ीरो एमिशन के लक्ष्य के ऊपर जो काम कर रहा है उसमें कुछ सफलताएं भी मिली हैं, जैसे कि 2030 तक भारत जो है वो अपनी कुल ऊर्जा ज़रूरत जो है उसको 50% रिन्यूएबल एनर्जी पर ले जाने के लिए काम कर रहा है, जिसमें अभी तक नवंबर तक का जो डेटा है 24 का, उसके अनुसार 46.8% तक
हम अचीव कर चुके हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, जो जीवाश्म ईंधन के अलावा है, जिसमें आपका हाइड्रो पावर, सोलर एनर्जी, विंड पावर, इस तरह की चीज़ें आती हैं। दूसरा, वहीं पर जलवायु परिवर्तन जो है वो आने वाले समय में खाद्यान्न संकट किस तरह से पैदा कर सकता है, उसको लेके भी इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है। उसमें बताया गया है कि कृषि की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए हमें जो है वो जलवायु के अनुरूप, बदलती जलवायु के अनुरूप नए बीज और पानी भूजल के संरक्षण, इन सब विषयों पर भी वृहद तौर पर काम करना पड़ेगा। शहरी क्षेत्रों में जो आने वाले समय में गर्मी बढ़ेगी और जिससे मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात होंगे, इस पर भी इकोनॉमिक सर्वे में जोर दिया गया है। और अटल मिशन फॉर रिनोवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन और स्मार्ट सिटी मिशन जैसी योजनाओं पर फोकस करने की बात कही गई है। वहीं जो भारत के तटीय क्षेत्र हैं, वहाँ भी जो है वो मैंग्रोव के वनों का संरक्षण को लेकर बात कही गई है। और ये कहा गया है कि समुद्र के आसपास जो है वो दीवारों का निर्माण करना पड़ेगा, नहीं तो जलवायु परिवर्तन के चलते जब समुद्रों का स्तर, पानी का स्तर बढ़ेगा तो बड़े पैमाने पर ज़मीन के कटाव की देखा जा सकता है और हमें बड़े पैमाने पर भूभाग का नुकसान हो सकता है। एक बहुत बड़ा चैलेंज आज के समय में जल प्रबंधन का है। जल प्रबंधन को भी इकोनॉमिक सर्वे में फोकस किया गया है और जल शक्ति अभियान और राष्ट्रीय जल वृत्त मानचित्र परियोजना जो है उसके माध्यम से किस तरह से भूजल प्रबंधन पर काम किया जाना चाहिए, उस पर भी बात कही गई है। देखिए, एग्रीकल्चर को लेकर के इसमें पूरा चैप्टर ही है सर्वेक्षण में, तो उसमें 2-3 मुख्य बातें जो हैं वो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा। कि इसमें बताया गया है कि पिछले 1 दशक में जो कृषि से होने वाली जो आय होती है वो हर साल 5.23% की दर से बढ़ी है, और इसकी तुलना में जो गैर कृषि क्षेत्र है उसकी जो आय है वो हर साल 6.25% की दर से बढ़ी है। और कृषि में एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसमें क्या है कि जो भारत दुनिया के सबसे बड़े अनाज उत्पादक देशों में एक है, और जो ग्लोबल अनाज, जो दुनिया भर में जो अनाज उत्पादन होता है उसमें 11.5% का योगदान करता है। लेकिन जो उत्पादकता है फसलों की, उस मामले में भारत दूसरे देशों से काफ़ी नीचे है। और जो पिछले करीब 1 दशक में जो फसल क्षेत्र में वृद्धि हुई है वो भी मुख्य रूप से फल, सब्जी और दालों के क्षेत्र में हुई है। तिलहन में ज़्यादा नहीं है, क्योंकि तिलहन में जो हमारी निर्भरता, आयात पर निर्भरता काफ़ी ज़्यादा है। इसके बावजूद उसमें जो सालाना वृद्धि दर है उसका क्षेत्र का, वो 2% से भी नीचे है। फसलों के डाइवर्सिफिकेशन को लेकर के इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि जैसे आंध्र प्रदेश है, वहाँ पर जो एग्री और एलाइड सर्विसेज की जो ग्रोथ रही है सालाना, वो लगभग 8.8% है, और वो सबसे राज्यों में सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है, उसकी जो ग्रोथ रही है 6.3%, और तमिलनाडु की 4.8%। तो इन राज्यों में जो विविधता को अपनाया गया, यानी कि जो प्रमुख फसलें हैं वहाँ से हट करके दूसरी फसलों को तेज़ी से अपनाया गया, इस वजह से ये राज्य इनकी कृषि विकास दर जो तेज रही है। तो उदाहरण के तौर पर इसमें बताया गया है कि जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर ज्वार की खेती काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, मध्य प्रदेश में मूंग की, और तमिलनाडु में मक्का की खेती तेजी से बढ़ी है। तो इसका फायदा वहां पर एग्री सेक्टर को मिला है। तीसरा, सर्वे में कहा गया है कि लेबर मार्केट के हालात 7 साल में बेहतर हुए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2024 में बेरोजगारी दर गिरकर 3.2% पर आ गई। वहीं ईपीएफओ में नेट पैरोल पिछले 6 साल में दुगना हो गया, जो संगठित क्षेत्र में रोजगार का एक अच्छा संकेत है। हाल के दिनों में एक जो विषय काफ़ी चर्चा में रहा है कि सप्ताह में कितने घंटे काम करना चाहिए। ये 90 घंटे से लेकर के
अलग अलग जो महारथी हैं इंडस्ट्री के, उन्होंने अलग अलग अपना मत दिया है इस पर। तो इसका एक जिक्र आर्थिक सर्वेक्षण में भी किया गया है। तो इसमें सर्वेक्षण में इसमें कहा गया है कि जो फैक्ट्री एक्ट है 1948, उसकी धारा 51 का उल्लेख इसमें किया है। ये नियम बना हुआ है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी फैक्ट्री में सप्ताह में 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा। तो सर्वे का कहना है कि ये जो रेस्ट्रिक्शन है घंटे का, कि एक सप्ताह में 48 घंटे से ज़्यादा ना हो काम, तो ये कई बार जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिए बाधा बन जाता है। कि वो इस तरह से कि कई बार मान लीजिए किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को अचानक ऑर्डर मिला ज़्यादा, तो वो उस ऑर्डर को पूरा करने के लिए अपने कर्मचारी से ज़्यादा समय तक काम नहीं करा सकता है। मतलब उसके लिए ये एक जो फैक्ट्री एक्ट का जो प्रावधान है उसमें बाधा बन जाता है। और दूसरी तरफ इसमें एक कंपैरिजन दिया गया है कि जो भारत की तरह जो दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ये जो एवरेज है वो एक सप्ताह का नहीं है या एक दिन का नहीं है। वो जैसे एक एग्जांपल है कि चाइना का, कि वो तीन सप्ताह का एवरेज रखते हैं कि कोई भी कर्मचारी 3 सप्ताह में इतने घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेगा। तो उससे जो मैन्युफैक्चरर है उसको एक लिवरेज मिल जाता है कि मतलब वो ठीक है, इस पहले सप्ताह में मान लीजिए या 2 सप्ताह में किसी कर्मचारी से ज़्यादा देर तक काम करवा लिया, तो तीसरे सप्ताह में उसको कम घंटे दिए, तो उससे एक एवरेज उसका पूरा निकल आता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है सर्वे में। तो अब देखते हैं इस पर क्या आगे चलकर इससे जुड़े जो कानून है उसमें कोई बदलाव होता है या नहीं, ये भी देखना पड़ेगा। क्योंकि जब सर्वे में इसका जिक्र किया गया है तो हो सकता है कि इस पर आगे इस बात को आगे ले जाया जाए। इस सर्वे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये रेज किया गया है कि कॉरपोरेट के प्रॉफिट्स को लेकर के, कि जो इसमें बताया गया है कि जो कंपनियों का प्रॉफिट है वो जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, उस तेज़ी से कंपनियां न तो रोज़गार बढ़ा रही हैं और ना ही अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ा रही है। तो जैसे एक इन्होंने डेटा दिया है कि जो निफ्टी 500 कंपनियां हैं, तो उसका जो प्रॉफिट टू जीडीपी रेशियो है वो 2002-03 से लेकर के 2023-24 तक वो 2.1% से बढ़कर 4.8% हुआ है। और ये पिछले करीब आप कह सकते हैं कि 15 साल में सबसे ज़्यादा बढ़ा है। इसके अलावा मतलब एक और डेटा है कि जो 2023-24 में जो प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट जो है कंपनियों का, वो 22% से ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन जो उनका रोजगार है वो 1.5% बढ़ा है। और इसी तरह उनका जो वेज, कर्मचारियों का जो वेतन बढ़ाया है वो भी कंपैरेटिवली बहुत कम बढ़ाया है। तो ये एक चिंता के तौर पर इसमें सर्वे में शामिल किया गया है इस बात को। अब देखते हैं इस पर भी आगे पॉलिसी इस पर कोई आती है या नहीं आती है। तो लेकिन जैसे एक जो रोज़गार को लेकर के एक बार बार उठता आ रहा है कि भाई रोज़गार कम है, रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ये पॉइंट इसमें आता है। चौथा पॉइंट, एआई का तेजी से हो रहा विकास न केवल ग्लोबल लेवल पे मार्केट आए और नए अवसर का निर्माण कर रहा है, बल्कि महत्वपूर्ण चुनौतियां भी उत्पन्न कर रहा है। एआई के चलते होने वाले बदलाव के विपरीत प्रभावों को कम करने की ज़रूरत है, ऐसा कहा गया है। पांचवा पॉइंट, भारत को अगले 20 साल में तेज़ ग्रोथ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की ज़रूरत है। पिछले 5 साल में सरकार ने फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया है। पब्लिक फंडिंग से अकेले ये ज़रूरतें पूरी नहीं होंगी, इसलिए प्राइवेट भागीदारी ज़रूरी है। देखिए, जॉब्स के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैकग्राउंड के साथ, पृष्ठभूमि के साथ इसमें सर्वे में बताया गया है कि 2047 तक हम जो विकसित देश बनने का हमने लक्ष्य रखा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि कम से कम 1 दशक तक हर साल हमारी जो आर्थिक विकास दर है वो 8% के आसपास रहे, 8% या उससे ऊपर रहे।
और इस वृद्धि दर को हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि जो निवेश की दर है वो 35% हो, जो अभी 31% है। इसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग को हमें प्रमोट करना पड़ेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी जैसे जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और इन सब के साथ, इन सब में जब हम निवेश करेंगे तो जाहिर है कि नौकरियां उसमें निकलेंगी। तो हमें 2030 तक हर साल 78.5 यानी कि 78.5 लाख गैर कृषि नौकरियों का सृजन करना पड़ेगा। और इसके साथ ज़रूरी है कि भाई जो विकसित बनने के लिए मतलब वो 100% साक्षरता तो चाहिए ही, और इसके साथ हमें जो हमारे जो शैक्षणिक संस्थान है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, और उनकी क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तरीके से हमारा फोकस है उसको आगे रखते हुए हमें फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करना पड़ेगा। 5वां पॉइंट, भारतीय बाजारों के सामने सबसे बड़ा जोखिम अमेरिका से जुड़ा है। सर्वे में अमेरिकी बाजार में करेक्शन की हाई पॉसिबिलिटी बताई गई है। इसका भारतीय शेयर बाजार पर भी असर पड़ सकता है, खासकर रिटेल निवेशकों पर। इस शो में इतना ही। देखते रहिए दैनिक जागरण। शुक्रिया।